Hello everyone, welcome back to another video from your book Social Science. Today we are doing chapter number 3. The name of your chapter is Urban Life Under the Rule of British. So first let's understand the meaning of the topic. तो इसका मीनिंग क्या है? अर्बन लाइफ मतलब मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज लाइफ, मॉडर्न पीरियड की लाइफ. रूरल मीन्स सब कुछ ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड कस्टम्स, बट अर्बन मतलब सब कुछ नया, एवरीथिंग न्यू, न्यू प्रैक्टिसेस. ओके, सो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अर्बन लाइफ कैसी थी इंडिया में जब ब्रिटिश का कंट्रोल था, अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश. अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर जब हम थे, वी वर वर्किंग फॉर देम, वी वर सैक्रिफाइसिंग आवर लाइव्स फॉर देम. उस टाइम पे क्या कंडीशंस थी, कैसे हमारा जो अर्बन पीरियड, अर्बन लाइफ का जो एस्टैब्लिशमेंट था, का जो स्टार्टिंग था, वो कैसे था. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दैट. न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स मैंने आपको कल बताया था कि लास्ट चैप्टर में वी हैव स्टडीड अगेन. New land revenue settlements introduced by the British. So we have read in the previous chapters also कि land revenue की जो collection होती थी उस process को हम दीवानी बोलते हैं, right? उस process को हम क्या बोलते हैं? DIWANI, दीवानी. ठीक है, तो अब बहुत सारे types of revenues, collections, land revenues बहुत सारे types के होते थे. अब वो क्या क्या होते हैं? We are going to see. After the Battle of Buxar, the British got the Diwani rights over Bengal, Bihar, Orissa, that is the right to collect the land revenue. तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स को राइट्स मिल गए थे दीवानी कलेक्ट करने के, मतलब जो मनी होता है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के सारे राइट्स मिल गए थे ब्रिटिशर्स को. कहाँ पे मिल गया था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. दीज वर द 3 प्लेसेस. और वो क्या होता है? कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. दिवानी इज, वी नो दैट दिवानी क्या होता है? दिवानी इज द राइट टू कलेक्ट land revenue. Now the East India Company had to organize the land revenue system in such a way that it yielded enough income to meet the growing administrative expenses of the country. तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी थी, उनको ऑर्गेनाइज करना था, इतना ज़्यादा कलेक्ट करना था, इतना लैंड रेवेन्यू कि जो सारी नीड्स हैं पर्टिकुलर कंपनी की. ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कंपनी कोई चला रहा है तो ऑब्वियसली उनको फंड्स चाहिए फॉर मेकिंग इट वर्क, राइट? सो ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने फंड्स कलेक्ट करने पड़ रहे थे टू ऑर्गेनाइज अ प्रॉपर सिस्टम, एंड टू मीट द एक्सपेंसिव. सारे जो खर्चे हो रहे थे उन्हें फुलफिल करने के लिए दे हैड टू ऑर्गेनाइज इनफ अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. द मनी फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू ऑफ जमींदारी सिस्टम और परमानेंट also helped the company to support its India in trade. ठीक है. The British introduced 3 land revenue systems. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप मार्क कर लो. The British introduced 3 land revenue systems. वो कौन से 3 land revenue systems हैं जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करे थे? Let's see. First is the जमींदारी system. Second is the permanent settlement in Bengal. Third, in Bengal, Bihar and Orissa. आप देख रहे हो बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, दे ऑलवेज गो ऑन टुगेदर बिकॉज ये 3 प्लेसेस बहुत प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं when you talk about land revenue and land revenue collection of taxes and all that. So these 3 places are very very important. Okay, so third one is Rotwari system in large parts of the southern and western India and the Malwari system. तो कौन से 3 हमने पढ़े? Let's mark again. We read the zamindari system. इसको हम permanent settlement in Bengal, Bihar and Orissa भी के नाम से भी बुला सकते हैं. Second is Rotwari system, ठीक है, या फिर रतवारी सेटलमेंट. लार्ज पार्ट्स कहाँ पे ये एप्लीकेबल होता था, कहाँ पे ये इन वर्किंग कैसे कहाँ होता था? इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में. और तीसरा कौन सा है हमारा? मालवारी सेटलमेंट. वो कहाँ था? पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अदर. सो यू हैव टू लर्न की प्लेसेस ऑल्सो, द प्लेसेस ऑल्सो, राइट? नेक्स्ट इज जमींदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट. इफ यू आर रीडिंग द फर्स्ट सेटलमेंट जो हमने भी पीछे पढ़ा, अब उसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? This revenue settlement was introduced by Governor General Lord Cornwallis. It was given this dual name of zamindari and permanent settlement for the following reasons. तो अब इसका नाम जमींदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट दोनों क्यों थे, इसके रीजंस अब हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में रीड करने जा रहे हैं. एंड इसके गवर्नर जनरल किसने इंट्रोड्यूस किया था जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? चार्ल्स कॉर्नवालिस. यू कैन सी द पिक्चर आल्सो हियर.
Charles Cornwallis was the person who introduced the zamindari system. Okay, the zamindars of Bengal, Bihar and Orissa were made hereditary owners of the entire land in their zamindari. In return, they had to collect rent from the peasants and pay a fixed amount of revenue to the company. The amount to be paid was fixed and it was not to be increased in future. जो amount था fixed था. आपको इस word से ही समझ आ रहा होगा when I say fixed amount and here you can read permanent. Right? Permanent मतलब जो एक बार हो गया है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होने वाला. So उनका जो amount जितना उन्हें पे करना होता था was fixed. The amount to be paid was fixed. मतलब वो बिल्कुल एक श्योरिटी दे रखी थी कि इतना अमाउंट हर बार आपको पे करना है. इट वॉज फिक्स्ड, वो कभी चेंज नहीं होता. ठीक है, इसलिए हम उसको परमानेंट भी बुला सकते हैं. एज लॉन्ग एज द जमींदार पे द लैंड रेवेन्यू ही हैड हेरिडिटरी राइट्स ओवर द जमींदार और लैंड होल्डिंग. तो जमींदार कौन होगा? जिसका पर्टिकुलरली लैंड है. वही तो पर्सन जमींदार होगा जिसका लैंड है, जिसके लैंड पे जिसका लैंड हमने ले रखा है, वही तो जमींदार है. और इसको इंग्लिश में और क्या बोल सकते हैं? लैंड होल्डिंग. सो दीज नेम्स ऑल्सो यू कैन लर्न. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट का इम्पैक्ट मतलब क्या प्रभाव पड़ा. ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या उसकी वजह से हुआ. ठीक है, उसके वजह से क्या क्या लोगों पे इफेक्ट पड़ा, वो सब इम्पैक्ट बोलते हैं. दिस हेल्प द ब्रिटिश टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग. दिस रेवेन्यू अरेंजमेंट इंश्योर दैट द कंपनी गॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस. इसका मतलब क्या है? दिस हेल्प द ब्रिटिश टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग. मतलब एक प्रॉपर मनी के बेसिस पे जो हम प्लानिंग करते हैं फाइनेंशियली कि हमें कितना स्पेंड कहाँ करना है. सो ब्रिटिश ऑल्सो डिड द सेम थिंग. जितना उनको अमाउंट मिल रहा था वो उस चीज़ को पूरा प्लान करके स्पेंड करते हैं, राइट, ऑन द कंपनीज. Then it was also expected that the zamindars would show interest in improving cultivation as they were made permanent and hereditary land owners. ठीक है, since the land revenue demand of the state would not be increased, the zamindars would get benefit of the increase. ठीक है, अगर ऐसा कभी कभी क्या होता था कि लैंड जो है उसका प्राइस इंक्रीज हो ही नहीं रहा, तो बेसिकली जमींदार से उनको अपने हिस्से का प्रॉफिट मिल जाता. बट इन रियलिटी जमींदार्स फेस्ड अ सीरियस प्रॉब्लम. The British had fixed the land revenue at very high rate and many zamindars could not pay that amount. But non-payment of land revenue meant that the British could take over the zamindari and the auction it off. Many zamindars lost their zamindari. तो जो जमींदारी सिस्टम में what are they saying? That जो अमाउंट्स थे वो इतने ज़्यादा हाई थे. ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स के लिए इतने ज़्यादा हाई अमाउंट्स फिक्स कर रखे थे कि कभी कभी वो उसको पे नहीं करना. ठीक है, and if they would not be able to pay, obviously बात है the British would punish the people. Okay, but और क्या होता था अगर वो पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं ऑन टाइम तो ब्रिटिश उनका लैंड, उनकी ज़मीन वापस ले लेते थे. ठीक है, उन ज़मींदार से उनकी ज़मीन वापस ले लेते थे और उनको वो राइट्स मिलते ही नहीं थे फिर से जो उनके पास ऑलरेडी थे. Later, from the 19th century onwards, when the prices of grains were raised and cultivation expanded, zamindars enjoy heavy jump of their income, but the British did not get any advantage as they received only a fixed amount. ठीक है, तो बेसिकली आगे आगे क्या हुआ, 19th सेंचुरी के टाइम पे जो ग्रेन्स थे, गेहूं मतलब जो भी वो उगाते होंगे अपने उस पे, तो सारे ग्रेन्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे. उस बढ़ने की वजह से क्या होता था, जो कल्टिवेशन थी बहुत बढ़ गई थी, बहुत एक्सपैंड हो गई थी कल्टिवेशन, और जो ज़मींदार्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया. ज़मींदार्स को क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया था. पर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हैवी जंप इन देयर इनकम, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई उनकी इनकम एकदम से इन द 19th सेंचुरी. एंड ब्रिटिश को कोई भी एडवांटेज नहीं हुआ उससे. क्यों? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द परमानेंट सेटलमेंट. जो उन्होंने एक बार फिक्स कर दिया उन्हें वही मिलेगा, बी इट कितना भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए ग्रेन्स के प्राइजेस में. अब यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो जमींदार्स को तो प्रॉफिट हुआ बट ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉफिट नहीं, राइट, बिकॉज उनकी जो इनकम थी उनका फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू था, फिक्स्ड अमाउंट मिलता था, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. ओके, आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज 6th पॉइंट. मोस्ट ऑफ द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, मेनी ऑफ देम शिफ्टिंग टू सिटीज, रेंटिंग आउट द लैंड टू द टेनेंट्स. दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर इनकम विदाउट दिस रेंट. Such zamindars who lived in the cities and came to the villages only for the collection of rent were called absentee landlords. ठीक है, तो I'll explain you this. ये क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? They are saying that बहुत सारे जमींदार जैसे होते थे जो इंटरेस्टेड नहीं होते थे अपने लैंड को इम्प्रूव करने में, तो क्या करते थे, वो बेसिकली अपने लैंड को शिफ्ट कर देते थे या फिर वो किसी और को उसको रेंट पे दे देते थे, टू द टेनेंट्स. ठीक है, टू द टेनेंट्स.
they were only interested in their income with this rent. ठीक है. और जमींदार कभी कभी what they used to do, they used to who lived in the cities and came to the villages only for the collection of rent were called absentee landlords. तो कुछ लैंडलॉर्ड्स क्या होते थे कि वो रेंट पे अपने लैंड को दे देते थे, ठीक है, और अपने रेंट पे देने के बाद what they used to do, they used to come only in a certain amount of time to just collect the rents. तो वो क्या करने आते थे, थोड़े थोड़े दिन बाद बस रेंट्स कलेक्ट करने आ जाते थे विलेजेस में, टू द पीपल जिन्होंने रेंट पे दे रखा है, ठीक है, उन्हें वो देने आ जाते थे अपना लैंड, और अपना जो रेवेन्यू था, अपना जो उससे जो प्रॉफिट्स हुए वो सारे टैक्सेस अपने कलेक्ट करने आते थे. ऐसे टाइप्स के लैंडलॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. Next is, unfortunately, the farmers who were the actual cultivators were exploited very badly. They had to pay a high rent to the zamindars and could be thrown out of their land anytime. Often to pay the rent, they had to take the loan from the money lenders, who exploited them in many ways and sometimes even managed to take over their land. So sometimes what used to happen, जो जमींदार थे कभी कभी वो नहीं दे पाते थे, है ना, पर बेसिकली कौन कल्टिवेट कौन कर रहा है, फार्मर्स. ठीक है, तो जमींदार ने तो सिर्फ अपना जमीन दे रखी है, जो फार्मर्स है दे आर डूइंग द मेन थिंग. तो जब कभी कभी ऐसा होता था कि फार्मर्स अपना काम ढंग से नहीं करते थे या फिर वो एक्सप्लॉइटेड वेरी बैडली, मतलब उन्हें बहुत बुरी तरीके से दे यूज्ड टू ट्रीट देम वेरी बैडली. ऑलराइट, तो उनसे क्या करते थे, लोन लेते थे, उनसे सारे पैसे लेते थे, बहुत ज़्यादा हाई रेंट्स लेते थे. So the condition was very bad. Next is Rayotwari settlement. This land revenue settlement introduced by Thomas Munro. So आपको ये भी याद रखना है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, थॉमस मुनरो, इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. कहाँ पे हुआ था, सदर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में. दिस सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली विद द एक्चुअल कल्टिवेटर्स और रेयर्ड्स. तो बेसिकली ये सेटलमेंट किसने किया था, इट वाज मेड डायरेक्टली किसके साथ, एक्चुअल कल्टिवेटर्स और रेयर्ड्स. जो एक्चुअली कल्टिवेट करते थे डायरेक्टली उनके साथ ये अपना बन जाता था. इनकी रिलेशनशिप कोई बीच में कोई भी ज्यादा जमींदार वगैरह नहीं आते थे, ओनली टू पीपल, द कल्टिवेटर एंड द मेन पर्सन हु इज गिविंग द लैंड. द ब्रिटिश होप्ड that this settlement would bring relief to the riots as they would have a direct relationship with the government and there would be no middlemen. मैंने आपको क्या बताया, बीच में कोई नहीं होता. तो what are they saying, कोई भी बीच का इंसान नहीं होता था. There was no middleman, मतलब कोई बीच में नहीं आता था, only the cultivator and the पर्सन जिसका जमीन है, मेन पर्सन जिसकी पूरी लैंड है. इम्पैक्ट ऑफ द रेयतवारी सिस्टम, ओके, और रेयतवारी सेटलमेंट. इवन दो द रेयट्स हैड टू पे लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द ब्रिटिश, दे वर एक्सप्लॉइटेड. क्या होता था, रेयट्स जो थे जो बेसिकली कर रहे हैं ये, उनको डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू किसको देना होता था, ब्रिटिश को. बीच में कोई इंसान नहीं आता था, बट स्टिल उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान किया है ब्रिटिशर्स ने. दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड इन अ वेरी वेरी बैड वे. नेक्स्ट, द ब्रिटिश फिक्स्ड अ लैंड रेवेन्यू एट अ हाई रेट एंड रेयट्स वर ऑफन फोर्स्ड टू टेक लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स हु चीटेड देम and often took away their land. So what are they saying? The British people जानबूझ के what they used to do, they used to fix very very high revenues. ठीक है, अगर वो high revenue fix करेंगे तो क्या होगा, हाई रेवेन्यू फिक्स करेंगे तो वो जो रेयट्स हैं वो जिन्होंने लैंड खरीदा है, दे विल हैव टू टेक लोन्स, एंड लोन्स किससे लिए जाते हैं, मनी लेंडर्स से. ठीक है, उन्हें लोन्स लेने पड़ेंगे, और अगर वो लोन्स को नहीं टाइम पे चुका पाए, या फिर इन जनरल केसेस ऑल्सो उनके साथ क्या होता था, जो मनी लेंडर्स थे वही उन पे चीट कर देते थे, वही उनको धोखा दे देते थे इन अ सेंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई लैंड का रेवेन्यू रखते थे ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से मनी लेंडर्स से रेयट्स को पैसे लेने पड़ते थे उधार पे, लोन पे. ठीक है, और अगर वो लोन नहीं चुका पाते थे तो व्हाट द मनी लेंडर्स यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू टेक देयर लैंड अवे, उनका ज़मीन उनसे ले लेते उनकी ज़मीन. ओके, नेक्स्ट इज unable to pay the land revenue, many peasants fled to the countryside and villages became deserted in many regions. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे peasants जो थे वो अपना जो मेन जगह थी जहाँ पे वो रहते थे वो छोड़ के कंट्री साइड या फिर विलेजेस में अपने आप को उन्होंने आइसोलेट कर लिया था. दे लेफ्ट दैट रीजन जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उन पर इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया. नेक्स्ट है मालवारी सेटलमेंट. In 1892, the Malwari settlement was introduced by a British officer, and what was the name of the officer? Holt Mackenzie. Okay, so yeah,
Next, Malwari settlements. Let's see. In 1892, what happened? Malwari settlement introduced हुआ था, and who introduced the Malwari settlement? This is a very important question. Called Mackenzie in Punjab, northwestern provinces and Awadh. In this system, a settlement was made with a group of villages collectively called महल. तो बेसिकली इसके अंदर ग्रुप ऑफ विलेजेस साथ में मिलकर काम करते थे, और वो क्या बोलते थे उसे हम, जब वो साथ में मिलकर काम करते थे, इट वाज नोन एज महल या फिर महल. ओके. Next, the estimated revenue of each plot of the land within the village was added up to calculate the revenue that each mahal had to pay. This demand was revised periodically. और ये डिमांड बार बार चेंज होती है, it was not fixed. Okay. The responsibility of collecting land revenue and paying it to the companies was given to the village headman. तो कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को पे कौन करता था ये सारी चीजें, मतलब ये सारे टैक्सेस इस सिस्टम में कौन पे करता था? इट वाज द विलेज हेडमैन, जो विलेज का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वाला इंसान है, उसके पास ये सारे राइट्स होते थे कलेक्शन करने के लैंड रेवेन्यू के और डिस्ट्रीब्यूशन करने के उसी पर्टिकुलर लैंड रेवेन्यू के. ठीक है, आगे देखते हैं. Impact. In this arrangement also, big and powerful zamindars dominated and exploited the smaller and the poor peasants. तो इसमें भी यही सेम चीज होती थी, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो पावरफुल जमींदार थे, they used to dominate. ठीक है, वो जो छोटे जमींदार उनके नीचे के लेस पावर के जमींदार होते थे, उन्हें बहुत ज्यादा टीज करते थे, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे. ठीक है, तो कंडीशन इसमें भी सेम थी. ओके, यू कैन सी दिस लाइन. Many small farmers were deprived of ownership of their land by rich landlords or moneylenders of the villages. Thus, in this system too, there was a concentration of land and authority in the hands of few rich landlords. इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस सिस्टम में, मालवारी सेटलमेंट में, मालवारी सिस्टम में भी यही चीज थी कि लैंड की कॉन्सेंट्रेशन, लैंड तो कम था, पर जो अथॉरिटी थी पर्टिकुलर लैंड की, वो भी कुछ ही लोगों के पास थी, पर वो लोग बहुत ज्यादा हाई अथॉरिटी थे जो अपने से नीचे वाले लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं. ओके, देन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. क्या एग्रीकल्चर का कैसे कमर्शियलाइजेशन हुआ, कैसे एग्रीकल्चर को हमने अपना प्रमोट किया, वो सब देखेंगे. The British also started growing crops that were required in Europe. The British persuaded or pressurized the Indian farmers producing cash crops like indigo, cotton, raw silk, opium, pepper, tea and sugar. You have to know these names कि इंडियन फार्मर्स कौन कौन से क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे. इंडिगो, कॉटन, सिल्क, ओपियम, पेपर, टी, शुगर. आई होप आपने ये सारे नाम पहले सुने होंगे. दिस इज नथिंग न्यू. प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स enabled the British to make a lot of profits. कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिससे जो कल्टिवेटर है, जो फार्मर है, उससे प्रॉफिट होगा. ठीक है, जिसको जो वो सेल कर पाएगा मार्केट में और उसको उससे प्रॉफिट होगा, जो हम सेल कर सकते हैं, जो हम बेच सकते हैं, वो सारे क्रॉप्स हमारे किसमें आते हैं? कैश क्रॉप्स में. ओके. द ब्रूटल एंड एक्सप्लॉइटेटिव फेज of the British imperialism can be explained better by the incident when the Chinese tried to stop the illegal opium trade by the British and the British declared a war against them. These were called opium wars. You can see इनको हम opium wars बोलते हैं. जब चाइना ने ब्रिटिशर्स को स्टॉप करा था एक टाइम पे, ऐसा हुआ था ये इंसिडेंट, तो चाइनीज लोगों ने स्टॉप किया था ब्रिटिशर्स को टू ट्रेड द ओपियम, पर जो ब्रिटिशर्स थे दे डिड नॉट लिसन टू एनीवन, और उन्होंने उनके साथ भी एक वॉर शुरू कर दी, और उन वॉर्स को हम क्या बोलते हैं? ओपियम वॉर्स. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. Let's move on further. Next is the cultivation of opium. The British bought tea from China and had to pay it in silver because the Chinese were self-sufficient and did not want Western goods. But soon they came up with a very cunning and corrupt plan of producing opium in India and then smuggling it to China. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा so what did the Britishers do? उन्होंने सारी जो ब्रिटिश गॉट टी एंड फ्रॉम कॉफी एंड हैड टू पे फॉर चाइना. हाँ, तो वो अपनी टी जो थी चाइना से लेके आ गए थे, बिकॉज चाइना में मेनली क्या ग्रो होता है? टी, राइट. तो टी वहाँ से लेके आ गए थे और कोई भी उन्हें वेस्टर्न गुड्स नहीं चलनी चाहिए. तो व्हाट दे स्टार्टेड टू डू, दे केम अप विद अ वेरी कनिंग आइडिया. कनिंग मतलब बहुत ज़्यादा चतुर, बहुत ज़्यादा क्लेवर प्लान के साथ वो आए. एंड व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड टू
smuggle opium in China. ठीक है. The British did not hesitate in taking up this illegal trade as it supported them in financial their tea true. तो बेसिकली उनको इस चीज़ से कोई डर नहीं था कि हम ये कोई इलीगल काम कर रहे हैं और हम पकड़े जा सकते हैं. what all they needed, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट एंड मनी चाहिए था. they all needed money only. ठीक है. तो उन्हें बिल्कुल भी हेजिटेशन, बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई करते हुए. एंड क्योंकि ये जो ट्रेड था ऑफ कोर्स इट वाज इलीगल, क्योंकि वो स्मगल करके लेके जा रहे थे ना. और उनको कोई भी हेजिटेशन नहीं हुई क्योंकि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस में हेल्प कर रहा था ये वाला प्लान. ठीक है. नेक्स्ट इज द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो. The Indian indigo was in great demand by European cloth manufacturers because it produced a rich blue color. During the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and soon came to dominate the world market. European planters began to invest in indigo production. They pressurized the farmers to sign contracts and produce indigo. The farmers who signed contracts got loans which made it compulsory for them to cultivate at least 25% of indigo in their land holding. तो cultivation of indigo भी इंडिया में जो होती थी, it was also very harsh, brutally करवाई जाती थी. What the Britishers used to say कि किसी के पास जो भी लैंड है, हर फार्मर को अपने लैंड पे 25%, 25% इंडिगो तो ग्रो करना ही है. It was compulsory. See, इतना ज़्यादा brutally compulsions लगाई जाती थी. But in reality, these peasants were brutally exploited. See, again I've told you, they got a very low price for the indigo and the cycle of loans never ended. तो basically क्या हुआ, ब्रिटिशर्स तो इंडिगो लेके चले जाते थे, बट उन्हें 25% में बेचारे ग्रो तो करते थे, बट दे did not used to get any profit. बहुत कम प्राइस मिलता था उन्हें उस इंडिगो से. And the cycle of loans मतलब, and by loans लेना देना उन सब की cycle, it got repeated and it never ended. Moreover, the farmers were forced by the planters otherwise to produce indigo on their most fertile, in which the peasants otherwise preferred to cultivate rice. So basically what they used to grow, they used to grow rice, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा important cash crop होता था rice. ठीक है. अपने मोस्ट फर्टाइल एरियाज पे सबसे ज़्यादा अच्छी जहाँ पे कल्टिवेशन हो जाएगी जिस एरिया में, उस एरिया में दे यूज टू प्रेफर कि हम राइस उगाएं. बट व्हाट द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू डू, वो कहते थे कि वहाँ पे तुम इंडिगो का ग्रोथ करो, बिकॉज वो उनको प्रॉफिट देता था. तो इस तरीके से वो एक्सप्लॉइट होते थे. ऑलराइट. इम्पैक्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. Commercialization of Indian agriculture benefited British industries and the British traders, but these benefits did not reach the Indian farmers. Okay, it did not reach the Indian farmers and they were brutally exploited. The British agrarian policy also increased the percentage of landless labourers. In case they failed to pay the rent to the zamindars or to the government, they had to lose their land. They were forced to work as landless labourers. तो व्हाट आर दे सेइंग कि कभी कभी जब भी ये वही सेम चीज़ बता रखी है कि कहीं भी कभी ऐसा होता था कि लैंड रेवेन्यू वो नहीं दे पाते थे फार्मर्स ड्यू टू एनी रीजन. तो क्या होता था, उनसे उनका लैंड ले लिया जाता था एंड वो अपनी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पाते थे एंड दे यूज्ड टू लिव एज हाउ लैंडलेस लेबरर्स. उनका कोई लैंड नहीं है बट दे आर स्टिल लेबरर्स. Moreover, in the absence of any savings, the peasants were forced to take loans from the moneylenders who exploited them even more. Next is exploitation by the money lender. कि जिनसे मनी लेंडर्स कौन होते हैं, जो लोन देते थे. ठीक है. जो अपने फार्मर्स जिनसे लोन लेते थे किस चीज़ के लिए, अपने फार्म्स के लिए, अपने लैंड्स के लिए, क्योंकि उन्हें अपने लैंड्स को बचाना होता था. what they used to do, they used to take loans. पर उनसे भी मनी लेंडर्स से भी एक्सप्लॉइटेड होते थे बेचारे कौन, पेजेंट्स, फार्मर्स, ये सब. ठीक है. As the peasants were overburdened with a high rate revenue, then they were forced to borrow money at a high rate of interest from the money lenders who cheated them in various ways. तो वो क्या बता रहे हैं कि जब ऐसा होता था कि उनके पास इनफ मनी नहीं होता था तो वो क्या करते थे, मनी लेंडर्स से मनी ले लेते थे. बट उसके अंदर भी प्रॉब्लम थी. मनी लेंडर्स से लेने के बाद ऑन अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपको पता है जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो विद इट. सो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मनी लेंडर्स से दे यूज टू टेक द मनी, बट स्टिल वो उन्हें चीट कर देते थे. दे यूज टू एक्सप्लॉइट एंड चीट देम इन अ वेरी बैड वे. ओके. दे चेंज्ड high rates of interest and through
tactics such as false accounting, forged signatures, and making the peasants sign for larger amounts than they had borrowed. As a result, the peasants were overburdened with debt and commission. तो इसकी वजह से क्या होता था, peasants जो होते थे वो बहुत ज़्यादा डेप्ट, ठीक है, के नीचे दब जाते थे, ऑलराइट, बहुत ज़्यादा उन पर उधार हो जाता था, ऑब्वियसली बिकॉज अगर वो लोन ले रहे हैं तो वो उधार के नीचे इतना ज़्यादा दब जाते थे दैट दे यूज्ड टू लूज देयर लैंड, उन्हें आखिर में क्या होता था, उनका लैंड उनसे छीन लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेमाइन्स। फेमाइन्स होता है जब एक जगह की कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्रॉटफुल, बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है, जब कोई जगह बिल्कुल सूखी पड़ जाती है, उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर डिजास्टर को हम फेमाइन बोलते हैं। फेमाइन क्या है, इट इज़ अ नेचुरल disaster. Famine is a natural disaster. Okay, the terrible poverty, misery, and exploitation of rural India was revealed when famines raped the countryside regularly. तो और ज़्यादा conditions bad हो गई और लोग poor होने लग गए कब, जब famines बहुत ज़्यादा regularly countryside में पड़ने लग गए, ठीक है। Often the natural causes like drought, flood, crop diseases, etc. paved the way for the problems, but heavy taxation, exploitive land policies, brutal treatment by the landlords and money lenders intensified them. In 1876 to 78, 8 lakh people lost their life in Madras, Hyderabad, Maharashtra, Western UP, and Punjab in the famine of 1896 to 97. Nearly 45 lakhs died. 3 million people died in Bengal, famine of 1943. So what are they saying? तो आपको बता रहे हैं कि famine जब उस टाइम पे आ रहा था तो क्या conditions हो जाती थी। देखो कितने सारे 45 लाख पीपल की डेथ हो गई थी व्हेन, जब फेमाइन आया था 1896 टू 1897 के बीच में, ठीक है। 3 मिलियन पीपल डाइड इन बंगाल फेमाइन की वजह से, कब, 1943 में। तो इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा हाई लॉसेस होते हैं। हाई लॉसेस किस में, फाइनेंशियली भी एंड इमोशनली भी, बिकॉज दे यूज्ड टू लूज देयर ओन फैमिली, ठीक है। देन मॉल्स रिवॉल्ट एंड अदर पीजेंट्स रिवॉल्ट। अब पेजेंट्स ने भी कुछ ना कुछ रिवॉल्ट करना स्टार्ट करे कि हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे, तो इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट करे। एक्सप्लॉइटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, द ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स एंड टू द मनी लेंडर्स लेड टू सीरियस रिवॉल्ट्स बाय द पीजेंट्स। तो जब उन्होंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही अब ऑपरेशन, मतलब कुछ ज़्यादा ही दबाव हम पे दिया जा रहा है एंड मनी लेंडर्स भी हमें चीट कर रहे हैं, तो नाउ वी नीड टू प्रोटेस्ट, नाउ वी नीड टू do some revolts, ठीक है। The peasants of Kerala called the Molfas revolted in 1860s and 1870s. तो केरला के हम peasants को क्या बोलते हैं, MOLPHPLA। So केरला के हम केरला के जो people होते हैं, peasants होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, they are known as Mol, right? They are known as Mols. तो उन वाले लोगों को उन्होंने स्टार्ट किया था रिवोल्ट करना for the peasants, right? For the rights of the peasants, ठीक है। This was a rebellion against the rich landlords. In the middle of the August 1921, agrarian riots were started by the Muslim peasants called the Molfas against the Zamindars. The revolt took a violent turn. The Deccan riots of the 19th century also occurred because of heavy debts faced by the peasants. In the region, the peasants revolted in the region of Pune, attacking the money lenders. The peasants attacked the account books, looted grain shops, and in some of the cases set fire in the houses. तो क्या बोल रहे हैं, इतने ज़्यादा गुस्से में, they were so angry now, उनसे बिल्कुल भी ये conditions नहीं झेली जा रही थी। तो what they used to do, they used to burn the account books, right? They used to loot all the grain shops. That अब हमारे साथ अगर जो हुआ है, हम भी सेम ब्रिटिशर्स के साथ और अपने हाई अथॉरिटी पीपल के साथ हम भी सेम चीज़ करेंगे। Next is Indigo Rebellion and Indigo Commission. In 1859, riots of Bengal refused to grow indigo. तो 1859 में क्या हुआ था, जो बंगाल के farmers and all peasants थे, उन्होंने मना कर दिया that we will not grow indigo now. The European planters forced the peasants to plant indigo instead of food crops. तो उन्होंने क्या force किया था ब्रिटिशर्स ने कि नहीं, तुम indigo ही plant करोगे और कोई भी food crop you can't plant. Okay. Next, but the farmers had to sell their indigo at a very low price and they were completely unprotected. वो बताया था कि इंडिगो उनको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था। The indigo farmers mustered courage to revolt because they had felt that the support of local zamindars and village headmen as they too faced exploitation from the local planters. तो उन्होंने क्या करा,
मस्टर्ड करेज मतलब उन्होंने हिम्मत जुटाई और क्या किया, दे स्टार्टेड और रिवोल्ट, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि जो विलेज हेडमैन एंड जमींदार थे वो भी उनके साइड थे, तो उन्होंने उन सबके साथ मिलकर एक रिवोल्ट शुरू किया। फाइनली द गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड टू सेट अप द इंडिगो कमीशन। द कमीशन फाउंड दैट द प्लांटर्स गिल्टी। तो कमीशन के सारे रिवोल्ट की वजह से क्या कंक्लूजन निकला, दैट प्लांटर्स जो थे दे वर गिल्टी, उनकी कोई भी गलती नहीं थी और वो बिल्कुल सही काम कर रहे थे, एंड दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। ये सबने बात एक्सेप्ट कर ली थी। एंड व्हाट द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, दे डिक्लेयर्ड दैट द इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द रेयर्स। उन्होंने फाइनली ये बात डिक्लेयर कर दी कि इंडिगो प्रोडक्शन से रेयर्स को कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो दे वर इन अ सेफ प्लेस नाउ। The commission decided that the riots had to fill their existing contracts but allowed them to stop from growing indigo. उन्होंने क्या बोला कि अब आगे से कोई भी रियोट इंडिगो का प्रोडक्शन नहीं करेगा इन फ्यूचर। Gradually, by the 20th century, the peasant movements showed up better as they got support from political parties and became significant part of the Indian national movement. अब at the same time elsewhere कि same time पे कहीं और कुछ क्या हो रहा था, let's see. In the 19th century, thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations, mines, and for road and railway construction projects around the world. These laborers signed a contract and became bonded laborers. Most of the Indian laborers came from present eastern Uttar Pradesh, Bihar, central India. Due to the impact of the British rule, cottage industries declined in these areas and land revenue rose. Many farmers got into heavy debt and were forced to become bonded laborers and go abroad in the search of work. Right? तो क्या हो रहा था? Let's see. They are saying that Chinese और Indian laborers को अपने plantations के लिए पूरे वर्ल्ड में घूमना पड़ रहा था, बिकॉज अपने देश में they were not getting any job opportunities, any opportunity to work, कोई ऑक्यूपेशन नहीं था, बिकॉज ब्रिटिशर्स अपने आप का प्रॉफिट इतना लेते थे कि उनके पास बहुत ज़्यादा कम प्राइस का पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा हाई डेब्ट्स में आ गए, बहुत ज़्यादा लोन्स उनके ऊपर आ गए, एंड जिसकी वजह से दे हैड टू लीव देयर लैंड एंड दे यूज्ड टू गो अब्रॉड इन द सर्च ऑफ वर्क। उन्हें अपना लैंड छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाके वर्क ढूंढना पड़ा। कौन कौन सी कंट्रीज में गए थे? जैसे सिलोन, मलाया, मॉरिशस, फिजी। They also went to Caribbean islands, mainly Trinidad, Guyana, and Suriname in the 19th century. And indentured labor was a new system of slavery. Okay. Next, people who made a difference. We have read about Subhash Chandra Bose before also. Let's see. You can see the picture also. He is Subhash Chandra Bose. He is a very important person. बहुत ज़्यादा important person है when we talk about the Indian history. Popularly known as नेताजी. हम अपने नॉर्मल पॉपुलरली इनका नाम क्या, किस नाम से बुलाए जाते हैं? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस was born at Cuttack in the Orissa division of the Bengal province. He was a popular leader of the young radical wing of the INC. INC क्या है? We all have read before. INC is Indian National Congress. ठीक है, तो कौन था? He was a radical wing, बहुत important इंसान थे of the Indian National Congress in the late 1920s to 1930s. Later, he also became the president of Indian National Congress. And later, उनको president बना दिया गया था किस चीज़ का? Indian National Congress. He managed to escape from Germany and Japan to garner military house by the British and support to throw the British India. तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लान बनाए थे और इस प्लान को सपोर्ट करने के लिए कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाला जाए. With the support of Japan, he raised an army named the Indian National Army and the Burma Front. तो जापान की हेल्प के साथ what he did, he made the Indian National Army. Though short-lived, but his efforts raised the spirit of nationalism among the Indians with a new wave of patriotism. तो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे so that लोगों में ये इच्छा जागे कि अपनी इंडिया को हमें बचाना है, अपने नेशन को, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर नेशन. तो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म किसने अराउज कराई थी लोगों के दिलों में? He was सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उन्होंने नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी को स्टार्ट किया था. ओके, सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. देन दिस इज अ ग्लॉसरी. जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस चैप्टर में मिले, यू कैन ऑल जस्ट रीड द डेफिनेशन, आपको और क्लियर हो जाएगा इन सबसे.
Okay, now we will do the exercises of this chapter. So now we'll do the MCQ of the chapter. First one, cultivation of this crop was called niche cultivation. तो कौन सा crop था जिसको हम niche cultivation भी बोलते थे? It was indigo. C1. Kisan Sabhas was set up to represent the peasants. ठीक है? The Malwari system was conceived by Walt Mackenzie. Conceived मतलब किसने start किया था और किसने introduce करा? ठीक है? Next, the planters shifted to this region after production stopped in Bengal, Orissa. The term Rayot refers to peasants. ठीक है? D1. Next, fill in the blanks. Let's do. First, fill in the blank. The British governor who introduced the Rayotwari system was Thomas Munro. So, first one. Next, the peasants had to borrow money from the money lenders. Second. Third, the Champaran movement was started by Mahatma Gandhi. Third. Next, the Champaran movement was against indigo cultivation. Okay, now let's do the true and false. Let's see what we have in the true and false. Lord Cornwallis introduced the permanent settlement system. True, he did. Okay, indigo farmers benefited from the British rule. False. Indigo farmers नहीं हुए थे benefit. उनको बहुत ज़्यादा losses हो रहे थे. Land revenue was fixed for a period of 30 years. False. Indigo is a plant which yields blue dye. True. Okay. Next, answer the following questions. What is a permanent settlement? Explain it. तो आपने देखा था कि permanent settlement हमने कहाँ पे पढ़ा था? Here we had studied the permanent settlement. So exactly from this paragraph, you can write about the permanent settlement. Right? कि permanent settlement किसने introduce किया था? First you can write this part from here, okay, till here, and you can write all the reasons mentioning कि ये क्यों important था, and 2 points from the impact also you can write. Next question था that what is indigo, right? So आप लिख सकते हो from the cultivation of indigo that indigo बहुत ज़्यादा important plant था जो blue dye yield करता था, and farmers को force किया जाता था indigo cultivation करने के लिए on the land. At least 25% of their land holdings. So from here, this page you can write about indigo and its cultivation. I hope कोई problem नहीं है आपको लिखने में. Next, third, what led to the Champaran movement? Champaran movement was because of indigo exploitation. Because जो हमारे people थे, जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा exploit हो रहे थे because of indigo. So that is when the Champaran movement was started, and it was started by our very Mahatma Gandhi. All right. Give an account on famine that raged the India's countryside. हमें पता है famine से क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों की death हुई थी, right? Once it was 30 million. Once it was 3 million. I'm sorry. First it was 3 million. So you can write from here that famine से in 1878, 1879, 8 lakh people died, and then 45 lakh people died. 3 million people died in Bengal. So you can all write this for your answer number 4. Okay, I hope it's clear to each and every one of you. Let's move on further on the last question. Give reasons for peasant rebellions. कि peasants जो थे वो rebellion क्यों करते थे? Because they used to be cheated from the Britishers. They used to be cheated from the money lenders. Right? They used to be exploited in a very bad way. They were not getting the profits they wanted. उन्हें बिल्कुल profit नहीं मिल रहा था. उन्हें जो लोग थे, सारे money lenders थे, वो cheat कर रहे थे, and Britishers उन्हें बहुत ज़्यादा exploit कर रहे थे. You can write all these reasons in your own language. All right. I hope you were able to understand this chapter very well. Stay tuned for the next video. I'll meet you in the next one. Till then, keep studying, keep smiling. Goodbye and take care.